अभी मैं ऐलान करता हूं कि मैं कराची आऊंगा। मैं डरने वालों में नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, वो शख्स जो हमेशा दिलेरी के दावे किया करता था, अपनी बहादुरी के दावे किया करता था, और एक जुमला उनका बड़ा फेमस था। वो कहते थे कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं। और जो क्लिप अभी हमने आपको दिखाया इस प्रोग्राम के आगाज़ में, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि 27 से 30 तारीख तक मैं पाकिस्तान आऊँगा, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जो कि पाकिस्तान के साबिक सदर हैं और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब शायद वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। जो डेट्स उन्होंने दी गई थी, एटलीस्ट ऐसा लगता है कि उन डेट्स में तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफसोस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेहतर होता कि वो पाकिस्तान आते, कोर्ट्स का सामना करते, अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हैं उनका सामना करते और अवाम के सामने आके खड़े हो जाते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और जैसे मैंने कहा, वो चाहते भी थे, वो आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं आए। नाज़रीन, हमने देखा कि दो तीन दिन पहले सेनेट में एक करारदाद भी जो है मंजूर की गई, यूनानिमसली ये करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद मूव करने वालों में से सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब भी थे और उनके साथ कुछ दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स भी थे। इस करारदाद में कहा गया है कि फेडरल हुकूमत आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमा करे और जैसे ही वो पाकिस्तान आए उनको अरेस्ट कर लिया जाए। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये बड़ा एक बहादुर किस्म का इकदाम लगता है लेजिस्लेटर्स की जानिब से, लेकिन इस स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। उसी दिन जिस दिन ये करारदाद सेनेट में मंजूर हुई, अखबार में एक खबर शाया हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक सीक्रेट मुलाकात हुई है आर्मी ISI चीफ जनरल शुजा पाशा और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान, जिसमें ISI चीफ ने उनको ये मशवरा दिया है कि इस वक्त ये सही वक्त नहीं है पाकिस्तान आने का। तो सवाल एक तो बड़ा अहम ये पैदा होता है कि जो हमारे सियासतदान जो उस दिन ये करारदाद मंजूर कर रहे थे, क्या ये अपने बलबूते पे कर रहे थे, क्या ये उनकी ख्वाहिश थी, या फिर जब उन्होंने देखा कि ISI चीफ ने ही मुशर्रफ को आने से मना कर दिया है, उसके बाद उन्होंने सीना चौड़ा किया और जो है ये करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्या वो डर गए हैं अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं, या फिर उनको किसी ने ये मशवरा वाकई दिया है कि आप इस वक्त पाकिस्तान वापस ना आएँ? हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है और मुशर्रफ साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं, शौकत अजीज़ की कैबिनेट का हिस्सा भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीम साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ तारिक अजीम साहब मैं आपसे करूँगा, क्या ख्याल है आपका, मुशर्रफ साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? क्या वो खौफज़दा हो गए उन मुकदमात से जिनका आगाज़ उनके आते ही शुरू हो जाएंगे, या फिर आप समझते हैं कि उनको किसी ने ये मशवरा दिया? इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि तारिक अजीम से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, तो मैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं झगड़ा साहब कि क्यों नहीं आ रहे मुशर्रफ साहब? खौफज़दा हो गए इन केसेस से, या फिर किसी ने उनको मशवरा दिया है कि इस वक्त वो पाकिस्तान ना आए? देखें जी, शुक्रिया। मैं एक बात तो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी इस वक्त जनरल मुशर्रफ का यहाँ मुल्क से जाना एक बड़ी अजीब सी बात थी, और जिस तरीके से उनको वार्म सेंड ऑफ दिया गया वो भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत जो है उसको फेस करना चाहिए कोर्ट्स को, लेकिन उस वक्त इसी हुकूमत ने, आपको याद होगा कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके यहाँ मुल्क से रुखसत किया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अब परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसने उनको ये ऑनर दिया वही आज ये आर्टिकल 6 की जो हमारा मुतालबा था उस वक्त तो उस पर कुछ नहीं हो रहा था, और आज भी हमारा मुतालबा यही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस हुकूमत ने आज अगर एहसास किया तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया? ये तो सवाल उठता है इन पे, और ये सवाल बहुत सीरियस सवाल है कि अगर आज ये इस किस्म की करारदादें कर रहे हैं तो क्या इसमें भी जिस तरह आपने कहा कि कोई ट्विस्ट तो नहीं है? जिस तरह आपने देखा कि हमारे दूसरे अहम विटनेस जो थे मेमो केस में
उसको भी जिस तरीके से मंसूर डराया एजाज गया और रोका गया, मंसूर एजाज साहब को देखें जिस तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान आने से उनको डिस्करेज किया गया, तो ये चीज़ें तो लेकिन ये बताएं इकबाल ज़फ़र जगरा साहब कि ये जो रेजोल्यूशन मूव की गई है ये सेनेटर रज़ा रब्बानी की तरफ से की गई है, लेकिन इसमें 7 जो है मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने दिया है, जिसमें राजा ज़फ़रुल हक भी हैं जो कि आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उस वक्त ही, मेरा सवाल सुने इकबाल ज़फ़र जगरा साहब, फिर आप जवाब दे देगा। अगर आप कहते हैं कि हमने तो उस वक्त ही मना किया था कि गार्ड ऑफ ऑनर ना दें और आज ये रेजोल्यूशन मूव की गई है, तो मुझे ये बताएं आप लोगों ने 4 साल क्यों लगा दिए? आप लोग खुद जो है इस रेजोल्यूशन को सामने ला सकते थे, 4 साल का वक्त आपने भी तो लगाया ना। तो क्या हम ये समझें कि जो ISI चीफ की मुलाकात हुई उसके बाद आपने भी अपना सीना चौड़ा कर लिया है? नहीं, अब आप इसका जवाब मुझसे सुने। ये करारदाद हमारे लिए लाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर हम इसको लाते तो किस लिए लाते? इस करारदाद को डिफीट करने के लिए लाते, और अगर ये डिफीट हो जाती उस वक्त तो फिर जनरल मुशर्रफ के लिए कोई रास्ते जो है बंद ना होते, वो सारे रास्ते खुल जाते जिसके तहत वो एक इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हो जाते कि जी करारदाद उनके खिलाफ जो है वो आई और वो डिफीट हो गई। हमने तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को सर कैसे हो जाती है करारदाद डिफीट? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये डिफीट कैसे हो जाती करारदाद? जनाब आपके साथ पीपल्स पार्टी जब उस वक्त इसमें शामिल नहीं हो रही थी, आपको याद नहीं है? ये आप भूल गए हैं? ये तो तारीख का एक हिस्सा है। इस पे तो हमने जितना शोर मचाया था वो शायद आप को याद रहना चाहिए, और आप कौम को भी ये बताएं। लेकिन इकबाल ज़फ़र जगरा साहब, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ जी मिलकर करारदाद लेकर आए, पूरी पार्लियामेंट करारदाद लेकर आए इसके खिलाफ, और आर्टिकल 6 को इन्वोक करके जनरल मुशर्रफ को फेस करना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए उसका। अगर वो ट्रायल में बेकसूर हो जाता है तो ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं वो आए अभी भी फेस करें इस ट्रायल को, और अगर वो बेगुनाह है तो फिर उस डर किस बात का? लेकिन इकबाल ज़फ़र जगरा साहब, जो मैं आपकी बात समझाऊं, इकबाल ज़फ़र जगरा साहब, अगर आप करारदाद लेके आते 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और आप कह रहे हैं वो डिफीट हो जाती, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं वो पॉलिटिकली आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। खुलकर आप कह सकते थे कि हम करारदाद लेकर आए और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया मुशर्रफ को, पीपल पार्टी जो है इस करारदाद के खिलाफ गई। बहुत बड़ी जीत थी ये तो आपके लिए। फिर सर ये उसके लिए जीत थी, मुशर्रफ के लिए जीत थी। उसके लिए तो फिर आज़ादी थी कि ये करारदाद, पार्लियामेंट की करारदाद जब उसके खिलाफ ना होती तो फिर उसके लिए क्या डर था? फिर तो वो आके यहाँ आज़ाद फिर सकता था, फिर उसके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए हमने उस वक्त ये कहा था कि ये अगर हुकूमत, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है आइन के मुताबिक कि आर्टिकल 6 के अंडर ऐसे शख्स को अगर ट्रायल करना है तो इन्वोक करेगी हुकूमत। लेकिन करारदाद के लिए हमने बारहा ये कोशिश की कि हम मिलकर ये करारदाद लाएं और इसको कामयाब करें, और फिर उसके तहत मुशर्रफ को ट्रायल जो है वो कराया जाए। इकबाल साहब, मैं चाहूंगा कि आर्टिकल 6 पे मैं थोड़ी देर में बात करूं, क्योंकि इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन पहले मैं तारिक अजीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। तारिक अजीम साहब, सडनली क्या हुआ? मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार थे, अब वो क्यों नहीं आ रहे? किसी ने उनको मशवरा दिया है? जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ISI चीफ ने उनसे जाके मुलाकात की है और उनको मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान ना आए, या फिर मुशर्रफ साहब जो कि हमेशा कहते थे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, डरता नहीं हूँ, वो खौफजदा हो गए इन केसेस से और सेनेट की करारदाद से और रहमान मलिक के बयानात से? लेकिन जी इसका जवाब तो खुद मुशर्रफ साहब ही दे सकते हैं, या मुशर्रफ साहब की कोई पार्टी का जो अहदेदार है वही सवाल का जवाब दे सकता है। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये पाकिस्तान जो है, ये हमारी जो पॉलिटिकल हमारी स्टाइल है यहाँ पे, या हमारा जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है पाकिस्तान का, ये उसी की अयासी करता है। इससे पहले भी आप देखेंगे पीपल पार्टी के साथ मुशर्रफ साहब की जो बातचीत हुई उसको भी इसी तरह खुफिया रखा गया, और बारहा पीपल पार्टी के ख़ुद लोगों ने कहा जी कि हमारी कोई बातचीत नहीं होती। यानी कि अंदाज़ा करें कि आप अमेरिकन जो है, अमेरिकन की किताब है, अगर रॉन सस्किन की किताब पढ़ें द वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें उसने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है जी कैसे जनवरी में मुलाकात हुई, कैसे जुलाई में उनकी मुलाकात हुई, आपस में सब तस्वीर किया गया कि बेबी कब आएंगी, कब आके प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और किस तरीके से
जो है मुस्लिम लीग को डिफीट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें वो सब डिस्क्राइब अमेरिकन अपनी किताबों में करते हैं, लेकिन कौम को कुछ नहीं बताया जाता, हमें से हमेशा झूठ बोला जाता है। अब भी जो कहा जाता है जी कि वहाँ पे जो मुलाकातें होती हैं और ये भी जो लेके आए हैं करारदाद, ये करारदाद भी जो है ये सिर्फ खाली मुशर्रफ के ख़िलाफ़ करारदाद नहीं है, ये अपने दिफा के लिए करारदाद है। अपनी जो इनकी नाकामियाँ हैं उनको छुपाने के लिए एक नया इशू क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए किया जा रहा है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो इनकी आपस में बातचीत है, जो इनके आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो सब दुनिया को पता चल गए हैं। किस किस्म के एग्रीमेंट्स हैं तारिक अजीम साहब? क्या ये एग्रीमेंट्स इस तरीके के हैं कि कभी भी मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई इस मुल्क में नहीं होगी? देखें जी, क्या आपको पता था कि इनकी मुलाकात अबू धाबी में हुई है? क्या इनको पता था कि एग्रीमेंट हो चुका है कि कब इलेक्शन होंगे? क्या आपको इस चीज़ का पता है कि एग्रीमेंट हो चुका था? कोंडालीजा राइस की अभी जो रिसेंटली इशू किताब है उसको पढ़ लें आप, कि कब कोंडालीजा ने डिसाइड किया कि जनाब ये आएंगे, फ़लाँ वक्त में इलेक्शन होंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उन अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, वो आएंगी, वो आके इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सारी चीज़ें एग्रीड थी, ये सारा पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट था जिसका खुद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है सारे का सारा, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या बात हो रही थी, एक तरफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब परवेज़ इलाही से बात कर रहे थे कि तुम नए प्राइम मिनिस्टर बनोगे, दूसरी तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सब बातें अमेरिकन के साथ मिल के बेनज़ीर को बनाने के लिए कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब देखें, 12 का जी गार्ड ऑफ ऑनर हमने नहीं दिया, तो क्या गार्ड ऑफ ऑनर क्या उनको GHQ ग्राउंड में दिया गया था, प्रेसिडेंट हाउस में दिया गया था? ये देखें, ये सारी चीज़ें कौम को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं, सारी की सारी। होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। तो आपका कहने का ये मतलब है तारिक अजीम साहब, NRO जो डील थी वो दो तरफा डील थी, केसेस जो है मोहतरमा के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ माफ़ हुए, और इस एग्रीमेंट का दूसरा हिस्सा ये था कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी किसी किस्म का ट्रायल नहीं होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते हैं तो उनको वेलकम किया जाएगा। ये डील थी दो तरफा। सर जी, 8061 लोगों को जब माफ़ी दी जाती है, अरबों रुपया माफ़ कर दिया जाता है, तो किस तरह माफ़ी कर दिया जाता है? ना पार्लियामेंट को बताया जाता है नारों के बारे में, ना कैबिनेट को बताया जाता है नारों के बारे में। 6 तारीख को इलेक्शन है मुशर्रफ साहब का, और 5 तारीख को ये जाके शाम के 5 बजे आर्डिनेंस के ज़रिए इसको पब्लिश किया जाता है। ये सभी चीज़ें अब हिस्ट्री बन चुकी हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खेलते हैं, लोगों को किस तरीके से हम बेवकूफ़ बनाते हैं। आज भी जो कुछ हो रहा है, जो आपस में अंदर की जो डील्स हो रही हैं इनकी, शायद आज हमें ना पता चले, लेकिन देखें, आप देखिएगा 1-2 साल में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके। ये फरमाइएगा इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, एक तो NRO है जिसमें जो है 8000 से ज़ायद केसेस पर माफ़ी मिली लोगों को, और यकीनन गिव एंड टेक हुआ तो मुशर्रफ साहब को भी जो है उसके फ्रूट्स मिले। जो एक डील नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब सऊदीया गए, क्या वो भी दो तरफा डील थी कि अगर हम आपके जो है सजाएं माफ़ करके आपको सऊदीया भेज रहे हैं तो आइंदा आप भी किसी किस्म का मुकदमा हम पर नहीं करेंगे? वो भी डील दो तरफा थी क्या? देखिए जी, उसको मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको लोग डील कहते हैं, मैं उसको डील नहीं कहता, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो कौम को सही नहीं बताया जाता कि नवाज शरीफ को किन हालात में भेजा गया था। वो डील के तहत इस तरह नहीं गए थे, बल्कि ही वॉज फोर्स्ड टू गो इन एग्जाइल, उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो कौम को समझानी चाहिए कि वो एग्जाइल में उनको भेजा गया था। इट वॉज नॉट अ डील एट ऑल। मैं उसका गवाह हूँ कि जिस तरीके से उनको यहाँ पाकिस्तान से उठा के और मजबूर करके भेजा गया था, और शहबाज शरीफ को कराची से जिस तरह उठा के गाड़ी में फेंक कर जहाज़ पे यहाँ इस्लामाबाद लाया गया था, वो चीज़ें जो हैं वो उनको अब सामने आना चाहिए, वो कौम को मालूम होनी चाहिए। लेकिन इसको आज ये इस पैराए में पेश करना कि वो भी एक डील थी और वो भी एक NRO था, इसका मैं बिल्कुल इस पर किसी के साथ भी बहस करने के लिए तैयार हूँ कि वो NRO नहीं था। दैट वॉज समथिंग विच मुशर्रफ वांटेड कि नवाज शरीफ, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट्स गई थी, ये भी आपको याददाश्त कर दिलाऊँ कि उनको ये रिपोर्ट गई थी कि बेगम कलसूम ने जो तहरीक चला रखी है, ये अगर 3 महीने और चली तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए इनको मुल्क से बाहर भिजवाएं। लिहाजा उनको मुल्क से बाहर भिजवाया गया एज अ फैमिली, ताकि उनके फैमिली के कोई रुकन जो है वो यहाँ पर ना रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, और इसको ना डील कोई कह सकता है ना एनआरओ कह सकता है। मेरे ख्याल से सर 12 साल हो गए इस इशू को, और जितना कुछ सामने आ चुका है उससे ज्यादा क्या आएगा। शहजाद साहब जी नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो आप तारिक अजीम साहब ने जो बात की है, इसमें देखें बहुत वजन है। ये जो उनकी डील्स हुई थी और जो कुछ है, और आज उनको डराया जा रहा है और रोका जा रहा है, जिस तरह मंसूर इजाज को, जिस तरह का, वो यही है कि जब ये लोग आएंगे तो फिर इन लोगों को भी उसको फेस करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या मुआहदे किए थे, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, क्या डील्स हुई थी, क्या कॉम्प्रोमाइजेज हुए थे। इंशाल्लाह ये कोई भी नहीं साबित कर सकता। तो फिर ये मुझे बताएं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, और मैं ये सवाल तारिक अजीम साहब से भी पूछता हूं, अगर एनआरओ के वक्त दो तरफा डील हो गई थी तो फिर अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये करारदाद कैसे आई है? मैंने तो आपको कहा ना, जिस तरह मंसूर इजाज को रोकने की कोशिश की गई है, इस तरह जनरल मुशर्रफ को भी मेरे ख्याल में जानबूझ के रोका जा रहा है कि वो आएंगे तो जब वो ट्रायल होगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब तो हम ट्रायल का, जब वो आएंगे तो हम तो कभी भी ये नहीं वो करेंगे कि इसका ट्रायल ना हो और ये बगैर ट्रायल के अपने सियासत में आके शामिल होकर मुल्क में सियासत करेंगे। ही विल हैव टू फेस द ट्रायल, और उस ट्रायल में फिर सब कुछ सामने आएगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तारिक अजीम साहब, क्या यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका है कि पीपल्स पार्टी मुशर्रफ को ट्रायल से बचाना चाहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस ना आए, क्योंकि अगर आ गए तो फिर ट्रायल करना उनकी शायद मजबूरी बन जाए? ट्रायल तो मेरे भाई इस मुल्क में बहुत सारे लोगों का होना चाहिए, और हकीकत आवाम को पता होनी चाहिए। जो मेरे भाई झगड़ा साहब ने अभी बात कर रहे थे, क्या बार बार जो बात की जाती है डील की कि मुशर्रफ साहब जो है वो डील और नवाज शरीफ साहब के साथ की थी, या एग्रीमेंट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आपकी भी मेरा ख्याल लाइब्रेरी में अभी भी वो एग्रीमेंट, जिसको एग्रीमेंट कहा जाता है, अगर वो निकाल के देखें, एग्रीमेंट तो दो पार्टीज़ के दरमियान होता है ना जी, कि एग्री करते हैं मैं और आप, और बैठ के एक चीज़ एग्री करें। एक बंदा जो है उसके अकेले के सिग्नेचर, वो भी जो है वो अगर आप देखें, अगर पढ़ लें उसको आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ क्या थी। वो एक बंदे को अगर मुशर्रफ साहब बाहर भेज रहे हैं मुल्क से बाहर, और बाहर का एक मुल्क है ऐसा हमारा बरादराना तल्लुकात हैं जिनके साथ, अगर वो चाहते हैं कि बंदा चला जाए, बाहर चला जाए, और उनके साथ उनका अंडरस्टैंडिंग कुछ होती है, तो उसके तहत बात जाते हैं, तो उसको आप डील नहीं कह सकते, ना ही एग्रीमेंट उसको कह सकते हैं। बहरहाल ये एक हिस्ट्री है जिसको भी जो है मैं समझता हूँ आवाम को पता होना चाहिए। अब तो ठीक है, आप किसी को अगर आज नहीं बनती, कल तक वो पीपल पार्टी के लोग भी जो थे वो चूँकि साथ ही थे इसलिए बात नहीं करते थे। आज अगर किसी पीपल पार्टी के सीनियर बंदे को बताएं तो आपको बताएंगे कि कौन से वो लोग थे जो बैठ के, मैं नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन हिस्ट्री बताएगी किन लोगों ने बैठ के ये लिखा गया एनआरओ किस तरीके से तैयार किया गया, किस कमरे में बैठ के तैयार किया गया, और कौन कौन से पीपल पार्टी के लोग उसमें मौजूद थे। और आज की हुकूमत में जो मौजूद हैं वो लोग कौन से लंदन से बैठ के वो सारे के सारे फैक्सेस भेज रहे थे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, कौन को भी पता चल जाएगा। एक ना एक दिन तो हिस्ट्री सामने आएगी। ये फैक्ट्स को आप सारी उम्र के लिए छुपा नहीं सकते। तारिक अजीम साहब, अगर आप कहते हैं कि एनआरओ डील थी लेकिन नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती एग्जाइल में भेजा गया, इतने अरसे तक आप जब कैबिनेट का हिस्सा रहे शौकत अजीज़ की, प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, उस वक्त क्यों नहीं आपने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, या फिर आप अलग हो गए कि ये ज्यादती की आपने पाकिस्तान के कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ? देखिए जी, 6 सितंबर को आज सारे करते हैं बात जमहूरियत की। 6 सितंबर 99 को यहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें आज के सारे जमहूरियत पसंद जितनी पार्टीज़ हैं मौजूद हैं। इसमें तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी जो थी वो हासिल थी जी। तो उस वक्त 6 सितंबर को जो मीटिंग होती है इस्लामाबाद में, जिसकी आपके पास मेरा ख्याल न्यूज़ के पास या न्यूज़ की किसी लाइब्रेरी में सारी क्लिपिंग मौजूद होंगी कि नवाज शरीफ हटाओ मुल्क बचाओ की तहरीक चली कि नहीं चली। उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया लोगों के 5 साल की हुकूमत की बात? आज जो बात करते हैं 5 साल का मैंडेट, 5 साल का मैंडेट, उस वक्त इन जमहूरियत पसंद अवाम को या इस जमहूरियत पसंद जो हमारी जो पार्टीज हैं उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि उसको एक बंदे के पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो उस वक्त 5 साल की बात नहीं होती, आज 5 साल की बात करते हैं आप। नहीं, लेकिन ये सवाल तो तारिक अजीम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि अगर आप कह रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं थी, आप क्यों खामोश रहे इतना अर्सा? इसमें मैं जरा ऐड करना चाहता हूं। तारिक अजीम साहब ने जो बात की है वो कि ये उस वक्त उस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तारिक अजीम साहब के जितने भी प्रोग्राम मेरे साथ भी हुए हैं,
कभी उन्होंने नवाज शरीफ को ब्लेम किया हो या उस पर कोई ऐसी बात की हो, ये आप साबित नहीं कर सकते, बिकॉज ही वॉज इवन देन ऑफ द ओपिनियन कि ये जो कुछ हुआ है ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें, बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि उनके लिए हालात वो ऐसे थे जो वो शायद मीडिया पे भी जहां अच्छी बात करनी थी की है, उन्होंने हमेशा मेरे सामने भी की है, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो आपके रिकॉर्ड्स में मौजूद है, एक बात और ये तारीख का हिस्सा है। और ये जी मुझे एक ब्रेक लेना है, और आप ठीक कह रहे होंगे, शायद आपके साथ अगर प्रोग्राम में आमना हुआ है तो तारिक अजीम साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुशर्रफ साहब जिसने आपके कायद को और एक 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को एग्जाइल में ज़बरदस्ती भेजा, उसकी कैबिनेट का हिस्सा रहना, लेकिन ये भी तो एक तारीख है ना, तो ये किस किस्म की मजबूरी थी, हम तारिक अजीम साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। और इसके बाद आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 तो बहुत कुछ कहता है, सिर्फ मुशर्रफ के हवाले से नहीं, जिन जिन लोगों ने मुशर्रफ का साथ दिया था उनके हवाले से भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।